भाई जो मेरा डायलॉग है, लोग मुझे डायलॉग के नाम से ही जानते हैं। ये आप भी जानते हो। तो भाई की सपोर्ट करने आ चुके हैं। तो भाई ओ हेलो ओए 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 ओए, दिमाग में नहीं भाई है ना, दिल में छा चुके हैं भाई, दिमाग में नहीं दिल में छा चुके हैं, और उनकी सपोर्ट के लिए हम यहाँ आ चुके हैं। 500 में कंपनी का ब्रांडेड क्या हुलुलुलु 500 में। भाई जी उत्तर प्रदेश हिंदू राष्ट्र कब था? हिंदू राष्ट्र कब था? रामराज्य में था। रामराज्य में हिंदू राष्ट्र था तो दलितों का कितना शोषण हुआ बताइए आप? दलितों का कहाँ उद्धार हुआ? गरीब का। योगी जी कहते हैं महिलाओं के लिए हमने जो है बहुत अच्छी सुरक्षा कर दी उत्तर प्रदेश में। कोई महिला को सुरक्षा नहीं है। एक विकलांग साथी है और इनके हौसले को, दोस्तों इनके हौसले को सलाम है। ये आप देख सकते हैं विकलांग साथी है, लेकिन आरएसएस के गुंडे जो हैं हमारी बहन बेटियों की, आईआईटी की जो एक बिटिया थी, हमारी बहन थी, उसके साथ खुलेआम इन्होंने रेप किया। जब से ये भाजपा सरकार आई है गुंडों को संरक्षण इन्होंने ही दिया है, और जो गुंडे हैं बलात्कारी हैं ये इन्हीं के पार्टी के लोग हैं। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। मैं अभी आपसे ये कहना चाहता हूँ, कचाकच भीड़ हो रही है अंदर भाई साहब, मैं तो भाई के पास जा ही नहीं सकता। भाई मिले नहीं मेरे को, मैं भाई से मिल नहीं पाया। मैं भाई से मिलने आया था, भाई की आवाज सुनने आया था, आवाज भी नहीं सुन पाया। तो भाई कचाकच जो भीड़ है ना अंदर, तो देखो बाहर क्या माहौल है। तो भाई ये प्यार भीम आर्मी की सपोर्ट करने आ चुके हैं, और हम भी आ चुके हैं भाई। हुलुलुलु ब्रांड कहाँ से? जामा मस्जिद से। 500 में जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी। तो भाई साहब, हेलो भाई साहब, मैं जी आप एक बार हम आपसे थोड़ी देर सवाल करना चाहते हैं। पूछता हूँ, मैं आज बोलूंगा, तुम नहीं सवाल पूछोगे, मैं खुद बोलूंगा। तो भाई 500 का मतलब समझाना आया हूँ। तो भाई 500 का मतलब ये है कि भीम आर्मी की मेंबरशिप ले लो सारे युवा जो हमारे हैं। तो भाई उस टिकट का जो मेंबरशिप जो है वो भाई कौन कौन लेगा? 500 में ये सारे भाई 500 में। ये तो भाई देखो 5,000 रुपए में टिकट लेने के लिए तैयार है, मेंबरशिप लेने के लिए तैयार है भाई। तो भाई कौन कौन भाई को सपोर्ट करने आया है? मैं भी आ गया हूँ 500 में, 500 में। आपकी चंद्रशेखर आजाद जी के भैया का कार्यकाल किस तरह देखते हैं आप? किस तरह काम करता है आपको उनका? भाई मेरे को तो भाई बहुत बढ़िया लगा भाई अब हमारे समाज को जगाने के लिए एक भाई और आ चुके हैं। आपका हमें जो है, हमने आपकी वीडियो बहुत फेमस हुई थी 500 में, ठीक है? आपका अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। भाई आपका नाम क्या है? भाई मैं दलित बिरादरी से हूँ, और राजेश जाटम मेरा नाम है। जो कि भाई मेरी आईडी जो फेमस हुई थी हुलुलुलु ब्रांड 500 में, जामा मस्जिद से जो पैसे नहीं है, चुरा लो और चुराने के बाद यहाँ पर आ लो 500 में। पहले खत्म होना चाहिए ये चीज। हिंदू राष्ट्र से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें बाबा साहब का राष्ट्र चाहिए, संविधान राष्ट्र चाहिए हमें। हाँ, संविधान में तो चेंजिंग की जा रही है, और कहना था सरकार बनने से पहले कि अगर 400 सीट पार आती है तो संविधान बदलेंगे। खुलेआम कहा जा रहा था मंचों से। बदल दिया ना। जो 400 पार कहने वाले थे उनकी हालात क्या है? बैसाखी पे आगे हैं। इस देश के अंदर जातिगत जनगणना का मुद्दा है। ये तो कल की पैदाइश है, इनको पता नहीं है। जब इनका जन्म हुआ था ना, उस टाइम से पूरी दीवारों को पोत दिया था कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और आज इनके हलक में लठ देके ने इस बात के लिए ये जन सैलाब है यहाँ पे। अगर जातिगत जनगणना नहीं हुई तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, और आपके माध्यम से जातिगत जनगणना लगा रखी है लोगों ने। ये जातिगत जनगणना है क्या? इस देश के अंदर कॉमन लैंड जो है वो भूमिहीन कितने लोग हैं? शिक्षा के बगैर कितने लोग हैं? राजनीतिक से अछूत कितने लोग हैं? शिक्षा से अछूत कितने लोग हैं? नौकरियों से कितने अछूत हैं? जब जातिगत जनगणना होगी तो बिल्कुल मुहाने पर जो लोग रहे हैं, जिसका आज तक 4-4, 5-5 पीढ़ियों ने किसी भी
सिस्टम में जो है अपनी हिस्सेदारी नहीं प्राप्त हुई है। जातिगत जनगणना होते ही एक पैनल बनेगा और उसके अंदर उनको हक अधिकार मिलेगा। ये है आज का मेन मुख्य मुद्दा। रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट और जो तालिबानी सरकार जो बार बार जो एक डॉक्टर जैसे पिन लगा के खून टेस्ट करता है, ये उसी तरीके से खून टेस्ट करना चाहते हैं। हम ये बता देना चाहते हैं, अगर आप चाहे सुप्रीम कोर्ट से माध्यम से आए, चाहे आप पार्लियामेंट के माध्यम से आए, अगर बहुजनों को छेड़ोगे तो तुम्हारी बद से बदतर हालात कर देंगे। ये आज का वो युवा है पढ़ा लिखा। वो टाइम गए जब हमारे माँ बाप दादा आपको कहते थे कि रे इधर आ फलाने के, तो आ जाते थे। आज हम कहते हैं ले इधर आ जा अगर कोई बात करनी है। तो ये परिवर्तन का दौर है और इसी दौर में जातिगत जनगणना होगी। इस देश की जो बड़ी पार्टियां हैं उनको भी इस बात की एहसास हो चुका है, वो भी जान चुके हैं, क्योंकि उन्हीं के परिवारों ने, उन्हीं की सरकारों ने इस देश के अंदर, चाहे मंडल आयोग की बात हो, चाहे वीपी सिंह की बात हो, तमाम जो आयोग बने उनको दरकिनार करने का काम किया। और आज वही हर गली कूचे पे, रोड पे, पूरे भारत में पैदल यात्रा करके कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो ये जो क्राउड जो आप देख रहे हैं, ये आज इसका आने का एक ही मतलब है कि किसी भी तरीके से किंतु परंतु नहीं चलेगा। इस देश के अंदर जातिगत जनगणना आपको करवानी पड़ेगी। आप किस जगह से, ये बताइए। हम हरियाणा से हैं। ये हरियाणा से, तो फिर जो है आपको ये बताइए, हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में किस नजरिए से जो कानून व्यवस्था है, किस नजरिए से देखते हो? देखिए, कानून व्यवस्था की बात है, उत्तर प्रदेश में बद से बदतर हालात है। अब गाय गोबर की सरकार अगर इन्होंने बनाई है तो ये भुगत रहे हैं। आज इनको पता है ना, इसीलिए हजूम इकट्ठा हो रहा है। अगर ये गाय गोबर की सरकार ना बनाते, जैसे पीछे भाई कर रहा था हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद आपके मुंह से भी आया हिंदू राष्ट्र बनेगा। भाई हिंदू राष्ट्र तो है। आज कौन कहता है हिंदू राष्ट्र नहीं है? गृह मंत्री हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, तमाम इनके राज्यों में मुख्यमंत्री हिंदू है। इससे अलग क्या बनाएंगे ये? इस देश के अंदर धर्मवाद नहीं चलेगा। इस देश के अंदर जो सबसे बड़े हमारा ग्रंथ है वो है संविधान, और संविधान से देश चलेगा। अगर कोई भी कितना भी मत्थे लगा करके उसमें पेच निकालना चाहते हैं, 96 पेच संविधान से गायब अगर आपने किए हैं, तो जनता समझदार है, सबको पता है। और जिसको जानकारी नहीं है, आप जैसे साथियों के माध्यम से तमाम देश के लोगों को पता चलेगा कि संविधान के अंदर से धीरे धीरे ये पेच निकाल रहे हैं। और नरेंद्र मोदी पर आप भरोसा मत करिए। जिसको नरेंद्र मोदी ने मत्थे लगाया है उसी ने पार्लियामेंट को चूमा, तो पार्लियामेंट का नाश करके धर दिया है, वो पार्लियामेंट नहीं बना दी। और अब संविधान को चूमा है तो देश के जवानों, देश के किसानों, देश के मजदूरों, देश के युवाओं, जान लो नरेंद्र मोदी कभी भी कुछ भी कर सकता है। सतर्क रहे, अपनी लाठी, डंडा और झंडा हमेशा तैयार रखें अपने घर पर। सुरक्षा को लेकर जो कही जाती है बात, उसको कितनी सत्य है? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा, अगर इस देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले कुल किस्मानों के हत्यारों को जब माला डालते हो, जब गैंग रेप के आरोपियों को चुनाव रैलियों में बुलाते हो, तो उन हरामियों से, उन नालायकों से, उन निकम्मों से, उन जलीलों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो जुमलेबाज हैं जो 2 करोड़ की बात करके आए थे, 15 लाख की बात करके आए थे। इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। जो ऐसे ऐसे करोड़पति अरबपति लोग थे उनको तो छोड़ दिया। और आज जो बच्चों की जो स्कॉलरशिप थी उसके पैसे पे भी ये कावड़ियों पे फूल बरसा रहे हैं। तो इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को सोचना चाहिए कि ये जो हरिद्वार में जो नंगा नाच होता है ना, जो कावड़ लेके कमार खाती नाई तेली धोबी गटिया मरियार, और ये जो चमार और दूसरे जो लोग जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए तुम्हारे ऊपर ये जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। और तुम्हारे महापुरुषों के ऊपर ध्यान से मैं कहना चाहूँ, ये तुम्हारे महापुरुषों के ऊपर जश्न मनाने का काम है। हमारे असली महापुरुष तो वो हैं, ललन सिंह यादव हो गया, पेरियार हो गया, रामास्वामी हो गया, बिरसा मुंडा हो गया, माता सावित्रीबाई फुले होगी, फातिमा शेख होगी, शहीद उधम सिंह हो गया। हमारे तो ये आइकन हैं। गुंडा राज को लेकर क्या कहेंगे आप? अपनी स्पीच में कहते हैं गुंडा राज हमने उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया। देखिए, कोई गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है। गुंडे और बड़े हैं। पहले गुंडे जो थे वो अलग किस्म के होया करते, और आज गुंडा जो है वहाँ का मुख्यमंत्री है, जो बिल्कुल वंचित शोषितों के ऊपर बुलडोजर चलाए, जो इस देश के अंदर कानून व्यवस्था को ध्वस्त करे। तो ये गुंडा राज है। वो गुंडा राज नहीं है जो सबको न्याय और समानता की बात करने वाला, जहाँ 4-4, 5-5 बारी बहुजनों ने एक होकर के अपनी सरकारें बनाई थी। तो गुंडा राज तो ये है कि आप किसी के ऊपर भी कभी जो ना कस्टडी में गोलियां चलवा देते हो, कभी जो है ना आप बुलडोजर चलवा देते हो। झूठे आरोप, गाय की हत्या के मामले में सियाना से लेकर के पूरे देश के अंदर किस तरीके से
इन्होंने कहा कि वहाँ 75 गायें काट दी, 100 गायें काट दी, लेकिन सियाना गांव में जब हम गए फैक्ट फाइंडिंग की तो किसी भी सियाना गांव के एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हमने 2 गायें कटी हुई देखी। हमने कहा भाई किसी ने देखी कि नहीं देखी। इन्होंने जो गाय गोबर का मामला लेकर के हिंदू मुस्लिम करके इस देश के अंदर भाईचारे को बिगाड़ने का काम किया, लेकिन आज समय रहते पूरी जनता आप देख सकते हो, अगर ये ब्राह्मणवाद की चपेट में आएंगे, नकली अम्बेडकरवाद, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, कड़वी बात कर रहा हूँ, इस पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ आके जय भीम बोलते हैं और ये जहाँ से निकलते हैं ना सारे नमस्ते वाले नहीं है। कभी आप इनके घर पे जाके सर्वे कर लियो, घरों के अंदर इनके सारे 33 करोड़ देव देवताओं की लाइब्रेरियां बनी हुई है, इनके माँ बाप घंटी बजाते हैं, लेकिन असलियत में महापुरुषों की तस्वीरें नहीं मिलेंगी, माता सावित्रीबाई फुले इनके घर पर नहीं मिलेगी। ये विडंबना है। वो ब्राह्मणवाद का शब्द है ना, बगल में छुरी और वो दूसरा एक वो है। तो ये हालात है बहुजन समाज के युवा के अंदर। अगर आप सही समय पे अगर सही निशाना मारोगे तो बीजेपी और ये दूसरी और पार्टी है जो संविधान बचाने की बात कह रही है, इनका भी हिसाब किताब ठीक लाइन पर आ जाएगा। अभी एक बंगाल का प्रवासी मजदूर हरियाणा के अंदर काम करता था, उसको बीफ खाने के शक में सिर्फ उसको जो है पीट कर साबिर नाम का एक नौजवान युवा था, उसको मार डाला। देखिए दादरी की जो घटना है, ये घटना बहुत भयानक है। और दादरी से पहले मैं भिवानी चला जाऊं। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा में भी अभी बीफ खाने के नाम पे सिर्फ शक के दौरान उसको एक युवक को, नौजवान था, उसको पीट कर मार डाला। मुद्दा किसका है यहाँ? आरक्षण का ना, वर्गीकरण का ना, क्रीमिलियर का ना, उस पर करो ना सवाल। क्या गाय क्या बीफ चल रहा है, वो बहुत पहले चल रहा है। उनकी लड़ाई पूरे विपक्ष के नेता उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दलितों की कौन लड़ रहा है? चंद्रशेखर लड़ रहा है, मायावती लड़ रही है, और कौन लड़ रहा है? संविधान के अनुच्छेद 341 से खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान अधिकार देता है कि SC/ST की जो लिस्ट है उसमें वो बदलाव कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड 1 के अनुसार संसद को अधिकार देता है ना? मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात करने दो। उसके अनुसार संसद को अधिकार देता है संविधान के आप इन लिस्ट में किसको लाना अंदर लाना कर सकते हो। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका अधिकार क्षेत्र ही नहीं है तो उसने क्रीमिलियर और आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला क्यों दिया? सबसे पहला तो ये असंवैधानिक है, संविधान के अनुसार नहीं है। दूसरी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट की नीयत पर हमें शक है। शक इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC समाज में और ST समाज में कुछ जातियां जो पड़ गई है और पैसे से भी मजबूत हो गई है, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो क्या इस देश में सामाजिक पहचान, स्टेटस पैसे के आधार पर मिलता है, जाति के आधार पर मिलता है? एक समाज का व्यक्ति IAS है ना, उसके साथ भी जातिवाद किया जाता है, उसको घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। लेकिन एक ब्राह्मण गरीब होता है ना, उसको भी सम्मान से देखा जाता है और सम्मान दिया जाता है। क्या इस सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आता? और भारतीय संविधान में आरक्षण का आधार SC समाज का जातीय भेदभाव छूआछूत है। इससे सुप्रीम कोर्ट आर्थिक करके क्या संविधान की हत्या नहीं कर रहा है? मैं एक शेर भी सुनाता हूं कि ये कि कहीं मूछे रखने पर मारा जाता है, कहीं घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, जातिवाद का बुरा हाल है। कहीं मूछे रखने पर मारा जाता है, कहीं घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, जातिवाद का बुरा हाल है। और आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है जनाब। आरक्षण हक की हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व का सवाल है। आरक्षण हक की हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को सरकार से सवाल करना चाहिए था कि अगर SC समाज की कुछ जातियां पिछड़ी है और ST समाज की कुछ जातियां पिछड़ी है, वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रही है, तो उसका कारण क्या है? जिस सुप्रीम कोर्ट को सरकार से सवाल करना चाहिए था। सरकार को निर्देश देने चाहिए थे कि आप इनके लिए उचित व्यवस्था कीजिए, नीतियां बनाइए, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, इनके लिए अलग से फंड दीजिए और इनको व्यवस्था में लाइए ताकि ये भी आरक्षण का उपयोग कर सके। नहीं, सुप्रीम कोर्ट, RSS, BJP तीनों की एक चाल है। वो चाहते हैं कि इसमें जो थोड़े बहुत मजबूत हुए हैं SC/ST के जो समझदार है, वर्तमान में जो भीड़ है, ये इनको तो बाहर कर देंगे और जो सीटें बचेगी ना उनमें NFS लगा देंगे, नोट फाउंड सूटेबल लगा देंगे। और आप जानते हो काफ़ी सारे लगा भी रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक ही पक्ष क्यों रखता है? सुप्रीम कोर्ट हमेशा SC/ST के जो SC/ST एक्ट उस पर ही टिप्पणी क्यों करता है? सुप्रीम कोर्ट हमेशा आरक्षण पर टिप्पणी क्यों करता है? सुप्रीम कोर्ट कभी ये टिप्पणी क्यों नहीं करता है कि 75 साल आज़ादी के बाद भी इस देश में दलितों को मारा जा रहा है, दलितों को पीटा जा रहा है, उनके साथ मतलब जानवर जैसा व्यवहार किया जा रहा है? क्यों नहीं करता? मैं एक शेर से सुनाता हूँ कि और उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर का चल रहा है कार्य, संविधान के खिलाफ है। कोर्ट है, हाँ कोर्ट है,
कोर्ट है, जो जितनी संस्थाएं हैं, कोर्ट है, न्यायपालिका है। सरकार फेल होती नजर आती है आपको उत्तर प्रदेश में? जिस तरह के दावे किए जाते हैं कि महिलाओं के लिए हमने जो है सुरक्षा कर दी और हमने ये कर दिया वो कर दिया, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं समझाता हूँ, रुको भाई। दो चीज है, बीजेपी को जो नेता है ना मोदी योगी, उनको तो अंधभक्तों ने सिर पे चढ़ा रखा है और राहुल गांधी को चमचों ने सिर पे चढ़ा रखा है। इनमें ये फैक्ट है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी हाल, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। वहाँ पे महिलाओं को रात में क्या दिन में महिलाओं को दिक्कत है, बलात्कार किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या? उन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए तो बुलडोजर की नीतियाँ लाते हैं कि देखो साहब हमने ये कर दिया जो भी संविधान के खिलाफ है। उन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए ही तो योगी जी कहते हैं कि सब एक हो जाओ, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब मुसलमानों, बनाने की बात करते हैं। भारत में लोकतंत्र है, संविधान है, आप भी जानते हैं। लेकिन संविधान में तो आप देख रहे हो धीरे-धीरे हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र समझ आ रहा ही नहीं। और सारा संविधान चेंज कर देंगे। नहीं कर सकते, कहने में और करने में बहुत अंतर है। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए खतरा है और बहुजन समाज को हिंदू राष्ट्र बनने से हर कीमत पर रोकना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र है उसमें एक वर्ण एक जाति को, ब्राह्मण बनिए, क्षत्रियों को, वैश्यों को ही सारे अधिकार है। वही रूल करेंगे, वही लड़ेंगे, वही पढ़ेंगे, है ना। अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो पहली बात तो बाबा साहब के बच्चे जिंदा है, बाबा साहब के औलादे जिंदा है, वो मर जाएंगे पर हिंदू राष्ट्र का भी बनने नहीं देंगे और ना ही बनेगा। ये सिर्फ धार्मिक मुद्दे हैं, जहाँ पे राजनीतिक मुद्दे हैं जिनको लड़ाकर वो सत्ता में आते हैं और यही कर रहे हैं। वो अब हमारी एकता से डरने लग गए। मसला आरक्षण का से बड़ा मसला हमारी राजनीतिक एकता का है। अब आप सोचिए, चंद्रशेखर भाई नगीना से सांसद बन गए, एक आवाज़ मजबूत हुई, संसद में मुद्दे उठाए, धीरे धीरे यूनिटी बन रही है। बीएसपी आप तरीके से समझिए, उत्तर प्रदेश में जाते हो दो पार्टियां मिलती है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी। बिहार में भी है, तेजस्वी यादव हो गया, और अपने इसमें क्या बोलते हैं, झारखंड में हेमंत सोरेन है। बीजेपी ये चाहती है, बीजेपी आरएसएस इस देश का जो साउंड डोमिनेट कास्ट है वो, कि इनकी एकता तोड़ी जाए। क्योंकि अगर वर्तमान में आरक्षण का वर्गीकरण नहीं किया और जातियों को नहीं बांटा, तो जैसे बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, ऐसे और भी कई राज्यों में पार्टियां खड़ी होगी और इनको सत्ता से बाहर करेगी और अपने दम पे एकता बनाकर एससी एसटी ओबीसी के लोग सत्ता अपने हाथों में लेंगे। मेन है राजनीतिक एकता, हमारी जो सामाजिक एकता है उसको तोड़ने की बात है। ये उसको तोड़ने के लिए तो वर्गीकरण ला रहे हैं। मेन सवाल ये है। आप जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, हमें ये बता दीजिए। आप जितने भी दर्शक पूरे भारत से देख रहे हैं, उनके लिए जो नौजवान हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? देखो, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के अनुसार ही हर कार्य करते हैं। तो हमारा यही है कि हमें जब तक ये आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला वापस नहीं जाता है, क्रीमीकरण का फैसला सरकार अध्यादेश लाकर इसको नहीं रोकती है, तब तक इसका विरोध करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज खत्म हो गया, ये विरोध जारी रहेगा, तब तक रहेगा जब तक ये फैसला वापस नहीं होता है। वापस नहीं होता है फैसला तो क्या आएगा, क्या प्रोग्राम आपका? करवा के रहेंगे ना। हम पहले से कैसे हार मान ले? हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम बाबा साहब की संतानें हैं। संघर्ष करना हमारे खून में है और आज तक हम संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। और मैं एक शेर से सुना देता हूँ कि हम बिरसा फुले अम्बेडकर के अनुयायी है, आने वाली पीढ़ियों को भी उनके ही विचार देंगे, है ना। कि हम बिरसा फुले अम्बेडकर के अनुयायी हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी उनके ही विचार देंगे। और तुम हमें हमारा कम्युनल अवार्ड दे दो, हम आरक्षण तुम्हारे मुंह पे मार देंगे, हम आरक्षण तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। बात समझना। मैंने कम्युनल अवार्ड का शब्द क्या, आरक्षण आप रख लो। मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूँ, बीजेपी से कहता हूँ, आरएसएस से कहता हूँ, आप आरक्षण ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मांग थी कम्युनल अवार्ड की, सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो हमें दे दो, वो हमें दे दो, आप ले लो। क्योंकि पूना पैक्ट आप याद कीजिए, बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और बाबा साहब की वो मांग ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा मान भी ली गई कि हम आपको देंगे। पर गांधी, जिसको तथागत महात्मा कहते हैं, उसने अनशन पे बैठा हमारे अधिकारों के खिलाफ। मैं एक शेर सुनाता हूँ कि जो महज एक धुआं है मैं उसको कैसे आसमान मान लूँ, जो महज एक धुआं है मैं उसको कैसे आसमान मान लूं। और जो पूना पैक्ट में हमारे अधिकारों के खिलाफ आमरण अनशन पे बैठा हो, कि जिसने पूना पैक्ट में हमारे अधिकारों के खिलाफ आमरण अनशन किया हो, मैं उसे कैसे महान मान लूं। मतलब गांधी जी के खिलाफ सीधे आप? मैं खिलाफ नहीं, मैं पूना पैक्ट की बात कर रहा हूँ। पूना पैक्ट में गांधी जी हमारे अधिकारों के खिलाफ थे, मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूँ। मैं गांधी जी के खिलाफ नहीं, जो उनकी विचारधारा है
हाँ, जो हमारे अधिकारों के खिलाफ बैठे थे पूना पैक्ट में, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो आप हमें हमारा कम्युनल अवार्ड दे दो, हम आरक्षण तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। हमारी आरक्षण की कभी लड़ाई थी ही नहीं, हमारी तो सेपरेट इलेक्टेड की थी। आपने आरक्षण हम पर थोपा है, क्या आपने पढ़ा नहीं पूना पैक्ट? हम पर थोपा नहीं आरक्षण, हमको जब दिया है, जब सेपरेट इलेक्टेड के लिए गांधी ने कहा कि हिंदू बट जाएगा, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। उनको पता था कि बाबा साहब के साथ जो SC ST के लोग हैं, वैसे भी वो तो बौद्ध धर्म में गए थे। तो ये सिर्फ हिंदुओं, एक हमारे लोग तो हिंदू थे ही नहीं, SC ST के लोग तो उनको हिंदू बनाने के लिए, क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा था, इसलिए उन्होंने पूना पैक्ट में बाबा साहब पर दबाव बनाकर सारे देश में एक माहौल बनाकर हस्ताक्षर करवाए, और फिर हम वहाँ से आरक्षण की व्यवस्था आई। तो आज ये लोग कहते हैं ना, सवर्ण समाज के लोग, एक लड़की अनुराधा तिवारी है जो CEO है, वो कह रही थी कि हमारी खामोशी का मतलब आरक्षण आज तक चल रहा है, उनके बाप दादा ने दिया है क्या? खैरात है क्या? आरक्षण हमारा अधिकार है और पूना पैक्ट से आया है। और आप क्या कह रहे हो कि हम खामोश? क्या मतलब? खामोश का क्या मतलब? क्या क्या किससे विद्रोह करोगे आप CEO बनकर भाषण दे रहे हो। हमारी समाज की महिलाएं तो अभी तक पढ़ने लगी है, मैं सच्चाई कह रहा हूं। अभी तक तो SC ST समाज ने पढ़ना शुरू किया था, छोटी मोटी नौकरियों में आना शुरू किया था। तुम तो अभी से डरने लग गए, तुम तो अभी से आरक्षण खत्म करने लगे। आप मेरिट की बात करते हो, ताकि तो लोग कहते हैं हम मेरिट वाले हैं, तो मुकाबला करो ना, क्या दिक्कत आ रही है? तुम फिर NFS क्यों लगाते हो? तुम हमारे बच्चों के इंटरव्यू में नंबर क्यों काटते हो? अगर इतने ही मेरिटदारी हो तो इंटरव्यू में नंबर क्यों काटते हो? मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप तो मुझे नाराज लग रहे हैं मोदी जी के कार्यकाल से। वो ज्यादा हो गई। जी मोदी जी को मेरी बात सुनो। 70 साल हो गए, 70 साल हो गए देश को 75 आज़ादी हो। बाबा साहब ने संविधान में लिखा था 10 साल बाद हम जमींदारा ख़त्म कर देंगे। जो ज़मीन दी थी उत्तर प्रदेश में दलितों को, गरीबों को, वह इन्होंने बैठ तो छीन ली, तो हम क्या देंगे? ये तो हमारे पर तो छीनने वाले, कहीं कहीं तरह का टैक्स लगा रहे गरीब आदमी पर। तो इसलिए मोदी जी हमारे लिए अच्छे नहीं कर रहे, हम नहीं चाहते। यूपी में कैसा कार्यकाल लग रहा है आपको? यूपी में 50,000 दो मकान बनवा, सीधी रिश्वत चल रही। 20,000 पटवारी को तो सीधा होगा, फट देने आता ही नहीं। वो 6-7 साल हो गए मुझे भाग तो, 7 साल भाग तो हो गए भाई जी। ना जी, इनका जरा सही से दिखा दो। ये 7 साल हो गए जी मुझे लड़ तो मुकदमा। एक बार पटवारी का कई 1000 रुपए लेकर, और दूसरे अधिकारी दूसरे ने सब ठाका कह दिया, बोला यहाँ से आप मैं सहारनपुर जिले से जी, यूपी से। यूपी उत्तर हाँ, प्रदेश से योगी जी के पास नहीं गए आप? योगी जी के पास 176 पर बिका, योगी जी के पास 3 बार जा लिया, बोला सुनाई होगी। हाँ, कुछ नहीं हुआ ना जी, कुछ नहीं हुआ जी। योगी जी के पास 3 बार जा लिया, मैं फरमाश कर। आपका घर नहीं बना भाई जी? इनकी देखो ये ताऊ हमारे साथ, इनको जरूर मेरी देख लो, जमीन नहीं इनका मपी। बात घर नहीं है रहने के लिए। 20 साल से मेरी जमीन मपी नहीं, पहुंचनी चाहिए और इनका घर बनवा के दिया। मेरी जमीन पैमाश की मैं बना वाली थी, मेरी जमीन नहीं मपी जी आज तक। वह हाँ जी, मुकदमा लड़ते 7 साल हो गए, 8। जब कह रहे कानून व्यवस्था बढ़िया, पटवारी को पैसे दो 5,000 तो वो जाकर नहीं जाता ही नहीं ना जी। रिश्वत चाहिए, 1,000 का काम 5,000 में सीधा। योगी जी का काम कैसा लगता? अजी जो आप देख लो, 8 साल हो गए मुकदमा लड़ते, अब लो मेरी जमीन की पैमाश तक नहीं हुई थी, तो दूसरे ने ऑब्जेक्शन उठाकर फिर वही डोल कर दी। यहाँ आने का मकसद? यहाँ आने का मकसद ये कि हमें हमारे अधिकार चाहिए, आरक्षण मिलो ना मिलो, पर हम जो चमार रेजिडेंट थी वह चाहिए, ये हम अलग से चाहिए हमारी को। हम अपने देश की भी रक्षा करेंगे और अपने समाज के अंदर की भी रक्षा करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में, आपको बता दें, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर कहें कैमरामैन से दिखा दीजिए, एक हम कैमरामैन से कहेंगे पीछे। हाँ, बहुत ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद जी ने एक आंदोलन का आयोजन किया था, वो यहाँ पर अगर आप कहें कैमरामैन से चारों तरफ को घुमाकर दिखा दीजिए। रोड पर भी बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर बसें पहुंची हुई हैं, यहाँ पर जनता पहुंची हुई है, लोग अपना खाना लेकर साथ में आए हैं, लोग सुबह से आए हुए हैं, अपनी जान और अपना माल। आपको बता दें बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या। हम तो यही कहना चाहेंगे कि आरक्षण जो हमारा है, जो हमारा अधिकार है, वो हमारा सुरक्षित किया जाए, और आरक्षण देना ही है तो अलग से कोटा बना दिया जाए, उसमें क्या दिक्कत है? जी आप बताइए हमें, किस तरह की राजनीति भारत में अभी इस तरह जो की जा रही है, जब से भाजपा गवर्नमेंट बनी है, किस तरह की राजनीति आपको? बिल्कुल घटिया राजनीति हो रही है, लोगों के हक अधिकारों को छीने जा रहे हैं। शिक्षा बिल्कुल बहुत महंगी कर दी गई है, क्योंकि लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे, अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक हो जाएंगे, अपने अधिकार मांगेंगे, इसलिए शिक्षा को इतना महंगा कर दिया है कि नॉर्मली इंसान जो मजदूर है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ही नहीं दे पाएगा। और जो पढ़े लिखे युवा है उनको रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर सरकार बेरोजगारी के लिए काम करेगी, शिक्षा पे काम करेगी, स्वास्थ्य पे काम करेगी, तो ये सरकार
बहुत अच्छा माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए सरकार ये विफल है। अच्छा, योगी जी का काम आपको कैसा लगता है उत्तर प्रदेश का? एक नंबर घटिया, दोबारा कर लो, एक नंबर घटिया। उसका कारण मैं बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं। आप सरकार अरे योगी जी तो कहते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है हमने गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर से बिल्कुल खत्म कर दिया। आप चैनल वाले हैं, आप अपना आंकड़ा उठा के देखिएगा, सबसे ज्यादा बलात्कार कितने हर साल बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैं क्या, आप खुद ये आंकड़ा निकाल सकते हैं? जब से ये भाजपा सरकार आई है, गुंडों को संरक्षण इन्होंने ही दिया है, और जो गुंडे हैं, बलात्कारी हैं, ये इन्हीं के पार्टी के लोग हैं, और इनकी सदस्यता ले लेते हैं तो ये सही हो जाते हैं, उनके सारे गुनाह हट जाते हैं। और अगर कोई अब्दुल करता है या अमित करता है या कोई और कैटेगरी का, ऐसी कैटेगरी से कोई करता है तो उसको ये लोग सजा देते हैं, उसके मकान पे बुलडोजर चलता है। हमें एक आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये आप इस पार्टी में जो रैली है, आप क्या करना है? मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ, शिवशंकर यादव और छोटे केजरीवाल मेरा नाम है, और मैं आम आदमी पार्टी में प्रेस उपाध्यक्ष हूँ। लेकिन चंद्रशेखर जी की जो इतनी बड़ी सफलता है, इसे देखते हुए मुझ पर रुका नहीं गया, और मैं बेसिकली अपनी जाति से यादव हूँ, और मुझे रुका नहीं गया, और मैं इनकी रैली में सम्मिलित तमाम लोग मेरे साथी आए हुए हैं, अंदर हैं, मैं अकेला बाहर हूँ। हाँ, धन्यवाद भैया। और मुझे रुका नहीं गया इनका इतना अच्छा मतलब पॉलिटिकल कैरियर देख के, क्योंकि अकेला बंदा जब खड़ा हुआ था और नगीना सीट से, मैं उनको बहुत बहुत बधाई का बधाई देते हुए मतलब सम्मान करता हूँ उनका मैं। और वो मेरे हिसाब से आज के युग में मैं उनको छोटे अम्बेडकर जी कहूँगा, ये मेरा मानना है। कैसा काम लगता है आपको? नहीं, उनका क्या एकदम 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 अलर्ट फैसले हैं, ईमानदारी के जी, और थोड़ा मतलब तरीका उनका थोड़ा अपने हिसाब से, अपने अंदाज से है, हर व्यक्ति का तरीका अपने अंदाज से होता है। ये तो कमाल हो गया, मतलब रैली किसी और पार्टी की है और आप जो है आम आदमी रैली। हाँ, रैली में आपको बता दूं, रैली ये किसी पार्टी की नहीं है, ये रैली अपने हक और अधिकार की है। जी हाँ। और ये कोई भी भाई हमारे ओबीसी समाज से है, ये भी हमारे भाई है, मैं एससी से हूँ, लेकिन ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, किसी पार्टी या विशेष की लड़ाई नहीं है। मैं पार्टी विशेष से नहीं सम्मिलित हुआ हूँ यहाँ, मैं सिर्फ जी हाँ, मैं उनकी आवाज़ को सुनने के लिए पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे। और तमाम हमारे एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक जो भी मतलब बाई कास्ट लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। के बाद अगर विपक्ष के कोई नेता है तो राहुल गांधी है, तो क्या दलित, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए विपक्ष का नेता चंद्रशेखर आजाद रावण है? बिल्कुल, बहुजन समाज के लिए अगर कोई वास्तव में संसद से लेकर सड़क तक कोई संघर्ष कर रहा है, इनके हक अधिकार के लड़ाइयों को लड़ रहा है, मान सम्मान स्वाभिमान के लड़ाइयों को लड़ रहा है, तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ही हैं, और इस आधार पे हम उनको नेता मानते हैं। हम नहीं, इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोग उनको नेता मानते हैं। विपक्ष के नेता मान रहे हैं? बिल्कुल मानते हैं, और हैं, मानते नहीं है भैया, हैं वो उठा रहा है उनके अलावा। आप बताइए, आपको उत्तर प्रदेश में योगी जी का काम कैसा लगता है? जैसे सभी ने काम किया वैसे योगी जी ने काम में कोई ऐसी भिन्नता तो नहीं है। वो तो मंदिर बनाने में परेशान है, वो तो अयोध्या में मंदिर तराश रहे हैं, क्योंकि मंदिर से तो जो है रोजगार मिलेगा गरीबों को, वही काम वो कर रहे हैं, उससे तो रोजगार मिलेगा नहीं, उससे दलितों पिछड़ों का उत्थान तो होगा नहीं। तो मैं कैसे उनको कहूँ कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। तो योगी जी तो कहते हैं हमने जो है उत्तर प्रदेश से जो है गुंडा राज खत्म कर दिया है। ये उनका मानना है, ये हम महसूस करेंगे तब तो। हमारा तो उन्होंने रिजर्वेशन ही छीन लिया उन्होंने। हमारा 22.5% का रिजर्वेशन था, 27% पिछड़ों का रिजर्वेशन था, ये 10% रिजर्वेशन फिर कहाँ से आ गया? बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने 49.5% ही संविधान में रिजर्वेशन बनाया। ये रातों में 10% रिजर्वेशन कहाँ से पैदा हुआ? उन्होंने तो छल करके, षड्यंत्र करके हमारा रिजर्वेशन ही ले लिया, क्योंकि हम 50.5% के बाद वो जनरल कैटेगरी था। जनरल कैटेगरी में तो दलित अनुसूचित भी आता था, पिछड़ा जाति भी आता था, सवर्ण जाति भी आता था, फिर 10% अलग से कैसे रिजर्वेशन इन्होंने कर दिया? इनकी तो ये गुंडई तो ये, और ये बढ़ा रहे हैं कि घटा कहाँ रहे हैं? सबसे बड़ा गुंडा राज तो इनका चल रहा है कि हमारे रोजी रोटी, हमारे व्यवस्था को उन्होंने छीन लिया। ये तो सबसे बड़ी गुंडई है, इसमें गुंडई कहाँ जा रही है? पिछड़ी जाति के लोगों पे जुड़ कर रहा है। सड़क से तलवार और बंदूक से मारने से गुंडा राज खत्म नहीं होता है। आप कलम और संविधान के तहत चतुराई और चालाकी से जो है आप जो है हमारा हक अधिकार छीन रहे हैं। सबसे बड़ा गुंडा राज तो ये इनका गुंडा राज है, ये इनका गुंडा राज है, जो हमारे भाई समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा जो है
कमेरा समाज हमारा 85% जो है गाँव में रहता है। हमारे देश की आबादी में वो कंट्रीब्यूट करता है, किसानों में जो रहता है वो मजदूरी करता है। उसके साथ बड़े छल से आप चतुराई से जो है संविधान में आपने अंतिम अपने पायदान पर, जब आपका दूसरा कार्यकाल था माननीय नरेंद्र मोदी जी का, तो उन्होंने रात को जो है सदन चलाया और दूसरे दिन उसको पास कराया, फिर उसी दिन जो है राज्यसभा में पास कराया, फिर जाके राष्ट्रपति से उन्होंने लागू करा दिया। तो छल तो सबसे बड़े गुंडे तो वो हैं कि संविधान में जो है संशोधित करके 10% हमारा अधिकार उन्होंने ले लिया। तो कहाँ से गुंडा राज खत्म हो रहा है? आप ये लग रहा है कि जो है किसी को जो है थाने में बंद कर दिया जाए, किसी पर मुकदमे दर्ज कर दिया है, तो ये सरकार जो है गुंडा राज को ये दिखाना चाहती है कि हमने ये काम किया। असली में तो आपने हमारे 85% का हक और अधिकार आपने छीन लिया। अंजना, आप कितने गुंडे आपने पैदा कर दिया हमारे खिलाफ। तो सबसे बड़ा गुंडा राज खत्म करने की बात। महिला को ऊपर क्या कहते हैं? महिलाओं को योगी जी बात करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में इस टाइम महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित। भैया, मैं बनारस से आता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ से आता हूँ, और वहाँ की एक सम्मानित जो है विश्वविद्यालय BHU है, वहाँ पर जो है RSS के गुंडे जो हैं हमारी बहन बेटियों की, IIT की जो एक बिटिया थी, हमारी बहन थी, उसके साथ खुलेआम इन्होंने रेप किया, उसके साथ बलात्कार किया। उस पर क्या कार्रवाई हुई? इतना समय क्यों लग रहा है? तो मैं कैसे कहूँ कि बहनों के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है? और कहाँ पर जो है किस गांव, मुझे याद नहीं आ रहा है, किस जिले में जो है बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी जो है अस्थि तक नहीं दी गई, उसको जला दिया गया बिना उसके माँ बाप के सहमति के। कौन सा जगह था भाई? आप हाथरस में ये कांड हुआ। हाथरस में बताइए, हमारे जब हमको धर्म की बात कहते हैं, हिंदू की सरकार कहते हैं, हिंदू राष्ट्र में बात करते हैं, तो कौन माँ बाप जो है अपनी बेटे और बेटी की जो है डेड बॉडी को लेना नहीं चाहेगा? उसको जला दिया गया, जबरन जला दिया गया, फिर उनको जो है वहाँ पर उनको सम्मिलित नहीं होने दिया गया। तो कैसे कह रहे हैं कि बहन बेटियों के साथ ये सरकार न्याय कर रही है? ये कहीं योगी जी बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? क्या मैं जन्म से हिंदू नहीं हूँ? मुझे बताया जाएगा मैं हिंदू हूँ? मैं अपने माँ से पेट पैदा हुआ तो मैं हिंदू हूँ? कोई मौलाना अपने माँ के पेट से पैदा हुआ वो मुसलमान है? बताने की क्या ज़रूरत है? ये तो व्यवस्था चलती आ रही है। कोई सिख है, अपनी माँ के पेट से पैदा होगा, वो सिख होगा, इसमें बताने की क्या ज़रूरत है? मैं हिंदू हूँ, मुझे कहाँ इबादत करना है मुझे पता है। मैं मस्जिद नहीं जाऊँगा, मैं अपने धर्म गुरु मंदिर में जाऊँगा। कोई मुसलमान अगर पैदा होगा, इबादत करना होगा तो वो जाएगा, मस्जिद में जाएगा। कोई अगर सरदार है, वो पैदा होगा, अपने धर्म को मानता है तो गुरुद्वारा जाएगा। कोई जो है ईसाई हुआ तो वो जाएगा जो है गिरजाघर जाएगा। इसमें बताने की क्या बात है? इसमें कहने की क्या बात है? ये तो मानवता की बात है, कहीं विवाद नहीं है। इसको क्यों तूल दिया जा रहा है? इसको क्यों तूल दिया जा रहा है? अगर हिंदू राष्ट्र जैसा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं आते हैं बनाएंगे, तो क्या हमारे मुसलमान भाई को भगाएंगे? हमारे सिख भाई को भगाएंगे? हमारे क्रिश्चियन भाई को भगाएंगे? तो क्या करेंगे आप? ये तो हमारे साथ सामंता में तब तो खान अब्दुल गफ्फार को भगा देना चाहिए था। यहाँ पर उनकी जो है स्मृतियों को हटा देना चाहिए था। वीर APJ अब्दुल कलाम को जो है राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहिए था। तमाम ऐसे हैं मुस्लिम भाई जो हमारे आज़ादी में सहयोग किया है। इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। जो हिंदू या जो मुस्लिम जो आतंकवादी के श्रेणी में आते हैं, उनका जो कार्य गलत है वही व्यक्ति गलत है। कोई धर्म और राष्ट्र, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई पंथ जो है, कोई समुदाय, कोई गलत नहीं होता है। व्यक्ति गलत होता है, उसकी सोच गलत होती है, उसकी नीतियां गलत होती हैं, उसके कार्य गलत होते हैं। मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ चंद्रशेखर आज़ाद जी का। अभी जो है दिल्ली के बाहर मैं जो है कोई गलत काम कर दूँ तो क्या चंद्रशेखर भाई जी मेरा काम देंगे? क्या वो मेरे काम के लिए मजबूती से खड़े होंगे? नहीं, मेरा कार्य देख के वो करेंगे कि मेरा समर्थक मेरे लिए क्या किया। वो मैं जाके जो है किसी से उलझ जाऊं, किसी सवर्ण जो है व्यक्ति से उलझ के जो है गाली गलौज कर लूं, उसके मैं दबंगई से उसके साथ कोई काम कर लूं, क्या मेरे साथ वो न्याय करेंगे? कतई नहीं। हमारा संविधान, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे चंद्रशेखर भाई कभी इस चीज़ को कभी नहीं कहते हैं। कभी जो है संविधान के विरोध में जाने के लिए कभी वो नहीं कहते हैं। अभी उन पर गोलियां चली थी। चाहते तो जो है दलित समाज और पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज चाहता तो जो है भारत के तमाम संपत्तियों पर जो है आक्रमण करके उसको नष्ट कर सकता था। लेकिन भाई ने कहा कि इस व्यवस्था को बचाने के लिए हम संविधान समर्थक हैं, चाहे मेरे पे गोली चल जाए, चाहे मेरी जान बचे ना बचे, लेकिन आपको ये राष्ट्र आपका है, ये धरोहर आपकी चीज़ है। राष्ट्र निर्माण तभी होगा जब हम संविधान के दायरे में होंगे। उन्होंने कभी अराजक तत्वों को इस तरह से जो है विवाद करके पैदा करने नहीं दिया गया। हमारे भाई को रामलीला मैदान आवंटित था, लेकिन रातों रात हमारा रामलीला मैदान हमसे छीन लिया गया। लेकिन हम चाहते तो वहाँ भी कार्यक्रम करते, लेकिन हम संविधान विरोधी नहीं है। भाई के निर्देश पर हमको जो है दूसरा आवंटन हुआ, हम यहाँ आए, इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए, तो उनके कहने पाते, चाहे वहाँ पर होता तो एक भव्य रूप होता। वहाँ की मीडिया, वहाँ के लोग, वहाँ का फैलाव, कमरे में जगह नहीं, आज 60,000 70,000 लोग बैठे हुए हैं। किस पर यहाँ तो पूरे बहुत ज़्यादा बसें बाहर खड़ी हुई हैं। पूरे भारत से आए हैं, आपके बिहार से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, कश्मीर से, ये न जाने कहाँ से हैं। मुझे खुद ही नहीं पता कि कहाँ से आए हैं।
आप ये समझ सकते हैं कि ये भीड़ और ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये भीड़ और व्यवस्था यहाँ के लिए नहीं, सरकार को पता नहीं है कि माननीय चंद्रशेखर आजाद जी भले ही एक सांसद हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता को पता नहीं है सरकार। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। एक सांसद ने जिस तरह का आह्वान यहाँ पर किया था और यहाँ पर इतनी पब्लिक आई है। और आप जानिए सबसे बड़ी बात यह है, बहुजन जो यहाँ निकला है अपने खून पसीने की कमाई से निकला है। बहुजन अपने जेब के पैसे से यहाँ पीने की व्यवस्था नहीं है। बहुजन अपने पीने की व्यवस्था करके लाया है, अपने खाने की व्यवस्था करके लाया है, अपने जाने की व्यवस्था करके लाया है। ये किराए की भीड़ नहीं है और ये भीड़ आज़ाद समाज पार्टी के पैसे पर भी नहीं है। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर है, उनके प्रेम और परस्पर उनकी नीतियों पर है, न कि आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने व्यवस्था किया है अपने जनपदों अपने जो है जिलों से कि आप आइए, आपको ये व्यवस्था मिलेगी, साधन मिले। ये ओरिजिनल भीड़ है, नेचुरल भीड़ है, जो भाई के विचारधारा पर चलने वाले हैं। ये ऐसी भीड़ है, तमाम तरह की भीड़ होती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की भीड़ आप देखेंगे तो वो प्रायोजित भीड़ होती है। साधन होता है, बस होता है, भोजन होता है, पानी की व्यवस्था होती है, जाने और आने की व्यवस्था होती है, ठहरने की व्यवस्था है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे ये बहुजन व्यवस्था जो 1585 की जिस दिन से सरकार बनी है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत काम किया है। आप किस नजरिए से देखते हैं भैया जी, किस तरह से काम कर रही होगी सरकार? बहुत सुरक्षा के काम किए हैं। वो तो ये कर रहे हैं कि अगर आप वहाँ पे जाएं, किसी बहन बेटी का बलात्कार कर दें तो पूरी सरकार जो है आपकी सुरक्षा में लग जाएगी। बेटी की इतनी सुरक्षा की जाती है कि उनकी जो है डेड बॉडी भी उनके परिवार को समर्पित नहीं किया जाता है। उनको रात में तेल डालकर, पेट्रोल डालकर, घासले डालकर उनको जला दिया जाता है। ये कहता हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे और हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि रात के बाद जो है लाश का अंतिम संस्कार नहीं होती है, लेकिन ये 12 बजे रात में जो है उस बेटी का अंतिम संस्कार करते हैं। आप समझ सकते हैं कि उस देश में हमारी बहन बेटी कितनी सुरक्षित है। अभी आपको पता होगा कि भाजपा के IT सेल के कई मेंबर ने एक बेटी का जो है बलात्कार करते हैं और उनको आज जो है अदालत के द्वारा एक तो गिरफ्तारी नहीं होती है और गिरफ्तारी किसी भी प्रकार से होता भी है तो जमानत मिल जाता है। ये है हमारी बहनों का सुरक्षा उत्तर प्रदेश में। तो इस आधार पे आप आकलन करिए, आप मीडिया के साथ ही हैं, आपको चौथा स्तंभ कहा जाता है लोकतंत्र का और आप पे ज़्यादा भरोसा है। और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आप अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो उन गोदी मीडिया में आप सम्मिलित नहीं होंगे। आपको जो है जिप चलाने के लिए कहीं से फंड नहीं आता होगा, आप वही दिखाएंगे जो वास्तव में इस देश में घटित हो रही है। तो इस उम्मीद के साथ हम आपका भी जो है धन्यवाद करते हैं। तो हम जिस तरह की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, लोग जो है अपने खुद से पैसे खर्च करके, जो हमें बात अब तक पता चली है, यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आपको बताएं दोस्तों, जिस तरह से नगीना सीट से सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने इस रैली का आयोजन किया था और बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं खाना ले लेकर लोग अपने घर से ही आए हुए हैं। ये भैया से पूछना चाहेंगे हम, आप कहाँ से आए भैया जी? मैं जिला फिरोजाबाद से। हाँ, तो मतलब यहाँ पर आने का क्या मकसद है? आने का ये मतलब है, जो आरक्षण जो खत्म कर रहे हैं इसको अपना वापस लीजिए। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर। हाँ। ये देखिए एक विकलांग साथी है और इनके हौसले को, दोस्तों इनके हौसले को सलाम है। ये आप देख सकते हैं विकलांग साथी है, लेकिन आपने सोचा नहीं आने से पहले कि कितनी दिक्कतें आपको यहाँ पर हो सकती है? दिक्कत को नहीं, जब भाई हमारे चंद्रशेखर भाई हैं, जब हमसे दिल से लगा सकते हैं भाई, तो हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। भाई के लिए हम आरक्षण छीड़ के लेंगे और नहीं मिलेगा तो हम छीड़ के लेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी का कार्य किस तरह से देखते हैं आप? उनका कार्य है ही नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कार कहाँ पर है? बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही, कहाँ पे कार है? उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं हमने गुंडा राज खत्म कर दिया। कहाँ गुंडा राज कहाँ खत्म कर दिया है? गुंडा राज अभी खत्म ही नहीं हुआ है। तो चंद्रशेखर आजाद जी का भैया कार्यकाल कैसा लगता है? चंद्रशेखर भाई का कार्यकाल इतना बढ़िया लगता है। जो भाई बोलते हैं एकदम बढ़िया बोलते हैं। भाई का पेश बोलने का बहुत टॉप का बढ़िया पेश है बोलने का। तो ये मोहब्बत ही है दोस्तों। देखिए ये कोई यहाँ पैसों के लिए आप 500 रुपए लेके 1000 रुपए लेके आए हो यहाँ पर? नहीं, पैसे क्यों लेके आएंगे? भाई के लिए दिल से आए, पैसे क्यों लेंगे? पैसे कोई बात ही नहीं है। तो खाने वाने की क्या व्यवस्था है? खाना पीने से हमें कोई मतलब नहीं, हम घर से खाना लेके चलते हैं। हम जब भी चलते हैं, हम कहेंगे कैमरामैन से आप दिखा दें। देखिए जिस तरह से लोग ये खाना लेके, ताऊ जी कहाँ से आप? मेरठ से। और ये खाना आप वहीं से लाए घर से? शिवाल विधानसभा से हैं हम लोग। घर से लेकर आए जी, घर से लेकर आए खाना। तो मतलब अपनी जान अपना माल। हाँ जी, ये हमारी बिल्कुल। लड़ाई है भाई। इधर को आ जाइए थोड़ा सा जी। भाई ये हमारी अपनी लड़ाई है। हम अपनी लड़ाई में अपने हथियार खुद लेके चलते हैं, ठीक है? ये भरोसा नहीं है भाई, यहाँ सभी अपने लोग हैं।
कि हम किसी के ऊपर क्यों डंड रखें, ठीक है। और दूसरी बात, जिस लड़ाई के लिए हम आए हैं वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। हम अपने हक के लिए यहाँ आए हैं। जिस हक को हमारे संविधान में हमें दिया गया है उसको ये लोग मार रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं उनको प्राइवेट करते जा रहे हैं, और प्राइवेट करेंगे तो इनको लग रहा है कि वहाँ से हम इनका आरक्षण ख़त्म कर देंगे। प्राइवेट में आरक्षण लागू नहीं होता है। लेकिन हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उसके लिए भी दावा कर दिया है कि जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हो रही हैं उनमें भी हमें SC ST OBC को आरक्षण लागू होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण प्राइवेट में क्यों लागू होना चाहिए। उसका जवाब ये है कि जब सरकार ने सरकारी संस्थाएं बनाई ही नहीं हैं तो उनको बेच क्यों रही है, और जब ये बेच रही है तो हमारा आरक्षण क्यों नहीं लागू होना चाहिए। जब हमारा सरकारी में आरक्षण लागू है और तुम प्राइवेट कर रहे हो उसको, तो तुम्हें हक किसने दिया प्राइवेट करने का। जितने भी पिछड़े दलित लोग हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको पद भी नहीं दिया जा रहा। अगर कोई बीजेपी में भी है SC ST का व्यक्ति तो उसको पद भी नहीं दिया जा रहा, उसको केवल इसलिए रखा जा रहा है ताकि वो वहाँ से हमारे लिए वोट ला सके, बस इतना है। उसकी भी कोई महिलाओं को लेकर योगी जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, और वो अपने जब भी स्पीच देते हैं इस बात को कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा कर दी है पूरे उत्तर प्रदेश में। अब चाहे दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे महिलाएं खुलेआम घूम सकती हूँ। अच्छा, खुलेआम की बात कर रहे हो। सुबह सोच के लिए महिलाएं जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, उनको अगवा कर लिया जाता है, ठीक है। हर महीने 350 से ज़्यादा लड़कियां महिलाएं इस यूपी से अगवा हो रही हैं जिनका आता पता नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। और दूसरी बात, अगवा की बात, अभी 2 दिन पहले ही गोरखपुर में ही एक महिला को ऐसे अगवा किया, वो सोच के ले जा रही थी सुबह, उसका पता नहीं है अभी तक भी। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से लोगों के अंदर यहाँ पर गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन लोग जो है अपनी जान और अपना माल, आप देख सकते हैं पीछे हम कैमरामैन कहेंगे दिखाएं, लोग अपना खाना तक लेकर जो है मेरठ से बताया रहे आप, ये लोग मेरठ से यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों, अपना साथ में खाना भी लेकर आए हैं। और आपको बता दें यहाँ पर हर समुदाय से लोग पहुंचे हैं, मुस्लिम समुदाय भी एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद आपको पीछे दिख रहे होंगे। योगी जी कहते हैं महिलाओं के लिए हमने जो है बहुत अच्छी सुरक्षा कर दी उत्तर प्रदेश में। कोई महिला सुरक्षा नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है, आप मानते हैं? लड़ाई दंगे होते रहते हैं, कोई महिला की सुरक्षा नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। जो संविधान के दायरे में है तो वो आरक्षण छीनवे पैर नहीं, तो हमें संविधान के दायरे में ही रहना है। हाँ, तो महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। हाँ, नहीं हुआ, गुंडाराज चल रहा। खासकर पूजा आप संत के कपड़ों में हमें दिखाई दी, हमने सोचा क्यों ना बाबा जी से एक बात करी जाए, और बिल्कुल जो है आप बताएंगे स्पष्ट। बिल्कुल स्पष्ट है, कह रहे कोई गुंडाराज खत्म नहीं हुआ, कोई गुंडाराज नहीं खत्म। शिक्षा को खत्म कर दी, शिक्षा बताओ कहाँ है। और जो पहले सरकारें थी स्कॉलर देती थी, SC ST के नाम वजीफा इंटर के बाद लोग करते थे, आज वो इतनी महंगी कर दी कि गरीब की बस की बात भी नहीं है, इतना पैसा देकर पढ़ा ले। तो शिक्षा से बेघर, फिर सर्विस नहीं, पेपर हो जाते हैं, फिर लीकेज हो जाती है। लीकेज हो जाती है तो उनका पैसा लगता है, आते हैं जाते हैं, परेशानी भी उन्हें मिलती है, धक्के भी खाने मिलते हैं, फिर उसके बाद में पैसा भी खर्च होता है, फिर निराश होकर बैठ जाते हैं। शंभू सिंह को भी मारा गया, हमारे वो जो है दलित ऐसी बात जो है आदिवासी समाज के थे एकलव, उन्हें मारा गया, रामराज भी मारा गया। तो दलित का शोषण का जब तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर दलित गरीब वंचित आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश का विकास नहीं। तो हमारे देखना चाहिए कि हमें नीचे से ऊपर ले जाएंगे तब काम बनेंगे। ये सरकार क्या कर रही है, सरकार काम नहीं कर रही भाई, शिक्षा से वंचित कर रही है, रोजगार से वंचित कर रही है, महंगाई इस कदर है कि आदमी सांझ को 2 टाइम सब्जी बनाने मुसीबत। जी, पहले हमारे ताई सन 2018 से पहले नौकरी मिला करती थी, सन 2018 से कोई नौकरी नहीं आई है। पहले आई थी फरवरी में, उसके बाद में फार्म डाले थे, लाखों भर्ती निकली, फार्म भरते, एक फार्म का 150 रुपये जाता है। उससे ये अगर मान लो 45,000 की भर्ती निकल रही है, 45,000 से मल्टीप्लाई करोगे 150 से कितना पैसा हो गया, वो सारा सरकार के पास गया था। पढ़ने वाले बच्चों ने क्या करा था, पढ़ने वाले बच्चों क्या करते थे, फार्म भरवा दिया, उसके बाद में पता लग रही है कि भाई कैंसिलेट कर दी। उसमें बच्चों का जो हौसला होता है हम जैसों का पढ़े लिखों का, वो सारा हौसला उनका टूट जाता है। कुछ पहले की बात है, इंदौर एकेडमी है एक, उसमें फार्म डाले थे बच्चों ने, जितने भी हमारे स्टूडेंट थे दोस्त लोग, उसमें से 40 स्टूडेंटों ने अपने आप सुसाइड करना पड़ा था, क्योंकि उसमें भर्ती निकली थी वो कैंसिलेट हो गई थी। अगर इस सरकार में ऐसा चलता रहा तो देखो, मेरा हो गया था हाई स्कूल सन 2018 में,
उसके बाद में मुझे सिर्फ 2 भर्ती देखने मिली है। मेरी एज भी अब तो पूरी हो गई, खैर अब तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अब तो बस संविधान को मानता हूँ और किसी चीज़ को नहीं मानता हूँ। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भैया जी 1 मिनट। भाई जी आप ये बताइए किस मुद्दे के तहत यहाँ पर पहुंचे? भाई साहब मैं चंद्रशेखर भाई का छोटा भाई, उनकी सपोर्ट करने आया हूँ, जो कि ना कि मैं अपना कोई प्रचार करने आया हूँ। और भाई जो मेरा डायलॉग है, लोग मुझे डायलॉग के नाम से ही जानते हैं, ये आप भी जानते हो। तो भाई की सपोर्ट करने आ चुके हैं। तो भाई ओ हेलो ओए 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 ओए, दिमाग में नहीं भाई है ना, दिल में छा चुके हैं भाई, दिमाग में नहीं दिल में छा चुके हैं। और उनकी सपोर्ट के लिए हम यहाँ आ चुके हैं। 500 में कंपनी का ब्रांडेड, ये हुलुलुलु, क्या हुलुलुलु 500 में। भाई जी उत्तर प्रदेश के भैया जी डंडा लेके खड़े हुए हैं। हाँ जी, जय भीम। डंडा कितने लाए भाई जी? डंडा तो हमारे झंडा भी साथ में नीला झंडा रहते हैं, जैसे शान है हमारे ये। हम आपको बताएं, बहुत अच्छे जैसे हम किसान के बेटे हैं, तो ज़्यादा बड़े किसान नहीं है, छोटे किसान हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और जैसे मैं यूपी से बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ, मैं बुलंदशहर से आया हूँ। भैया की मोहब्बत में, भाई की मोहब्बत बहुत अच्छी लगती है। और मैंने जब से 2020 से सदस्य भीम आर्मी ज्वाइन करी है, मेरे हर जगह सुनवाई होती है मेरी। जैसे पहले नहीं सुनवाई होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सुनवाई होती है। जो नीला गमछा मेरे गले में रहता है, जहाँ कोई बहुजन पर अत्याचार होता है या कोई किसी पे अत्याचार होता है, तो हम उसको आवाज़ उठाते हैं। जैसे कोई FIR नहीं होती है, जैसे कि रिपोर्ट नहीं लिखते थाने में, हम जाते हैं, हमारा संगठन जाता है, तो तुरंत कार्रवाई होती है। आरक्षण के ऊपर यहाँ पर कागजों में होती है, लेकिन जमीन पर नहीं हो पाती है। आज भी देखा जाता है, कार्रवाई तो होती है, कागजों में कार्रवाई हो जाएगी, कागजों में सारे काम होते हैं, लेकिन जमीन पर कार्य नहीं होते हैं। आपने देखा होगा FIR लिख जाएगी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। कुलदीप सेंगर पे आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कुलदीप सेंगर कौन है? कुलदीप सेंगर एक रेपिस्ट है, जिसपे आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई पूरी तरह से। कागजों में कार्रवाई है, लेकिन जमीन पर कार्रवाई नहीं है। हाथरस हत्याकांड में कार्रवाई हुई, लेकिन जमीन पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आज तक उन पे बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि वो गुंडाराज है। आज भी खत्म हो गया यूपी से? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल। जो गरीब खत्म हो चुके हैं, गरीब चुपचाप बैठे हुए हैं, वो केवल एक मजदूरी के लिए ना अपने पैसे मांगने जाए पैसे वालों से, तो वो पैसे नहीं देते हैं। अगर वो मार भी देना तो उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है। आपने देखा होगा कई गरीबों के पास बुलडोजर चल चुका है। इतनी दूर से आप यहाँ पर चल गए किस लिए? भाई बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का समर्थन करने आए हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST में वर्गीकरण जो लागू किया है, उसके विरोध में आए हैं भाई। और ये ऐसे ही रहता है, नहीं सुनवाई होती है आपकी, तो यहाँ पर आने की मेहनत भी बेकार जाती है, तो फिर तो भाई बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कह दिया है, इससे भी बड़े आंदोलन होंगे देश के अंदर जी। बहुत बड़ी संख्या में, हाँ भैया क्या बहुत बड़ी संख्या में देख रहे हैं यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी संख्या में। नहीं आरक्षण ऐसी का ऐसी जो इसमें चेंजिंग कर दी जाती है, तो फिर क्या करने की तैयारी है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे लोग जब घर से निकलते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता। सरकार को मानना पड़ेगा, राजनीति गैर राजी मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोगों में वो आवाज़ है जो अच्छे को झुका देती है। और इससे बड़े आंदोलन की तैयार रहना पड़ेगा सरकार को, इससे बड़े आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। हम भी तैयार हैं, तो सरकार तैयार है तो हम भी तैयार हैं। जहाँ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी बोलेंगे, वहाँ हम जाएंगे। कहाँ से आप? हमें यूपी कैजी जिला अलीगढ़ से। दोनों भाई ये अलीगढ़ से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का देख रहे हो आप, योगी CM योगी इस तरह का काम कैसा लगता है? काम भाई बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बेकार खराब काम है। मैं जिस गांव से आता हूँ ना, उस गांव की सड़कें भी सही नहीं है, गड्ढों में पानी भरा पड़ा है, पानी। भाई बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार यूपी के अंदर सबसे ज्यादा होता है। दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ अन्य अत्याचार सबसे ज्यादा होता है यूपी के अंदर। योगी जी तो कहते हैं गुंडाराज खत्म कर कोई नहीं है भाई, कोई सब बातें हैं, कहने की बात है, सब कहने की बात है। कोई गुंडाराज खत्म नहीं हुआ हमारे गांव में। हमारे यहाँ देखिए, अलीगढ़ में जाकर देखिए, 22-22 साल के नौजवानों को गोली मार कर हत्या की जा रही है, दिन दहाड़े चाकू मार कर गोली हत्या करी जा रही है। हमारे अलीगढ़ धरना प्रदर्शन हुआ अभी दिन दहाड़े 11 बजे थाने से बस 100 मीटर की दूरी पर एक भाई को, हमारे को चक्कू मार कर मार दिया उसे, मात्र 100 मीटर की दूरी पर थाने पर। क्या कानून व्यवस्था यूपी में? सारी कानून व्यवस्था फेल है यूपी में। क्या कानून व्यवस्था बताइए।